हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीलम शर्मा। आज मैं आपको क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर कराऊंगी, प्राथमिक क्रियाएं। ये मूल सिद्धांत नामक बुक का है चैप्टर, इसलिए आज मैं सबसे पहले आपको करा रही हूँ प्राथमिक क्रियाएं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्राथमिक क्रियाएं कहते किसे हैं। प्राथमिक क्रियाएं सीधे पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। अभी आप इस बुक में पढ़ोगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं जो सीधे पर्यावरण पर निर्भर करती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधन जैसे भूमि, जल, वनस्पति, निर्माण सामग्री और खनिजों के उपयोग को संदर्भित करती हैं। इसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं उसमें आता है शिकार करना, आखेट को बोलते हैं शिकार करना, भोजन संग्रहण करना, पशुचारण करना, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य आते हैं। खनन मतलब खुदाई करना, जिसमें से खनिज पदार्थ निकलते हैं। तो ये हमारा हो गया प्राथमिक क्रियाएं। छोटे से शब्दों में प्राथमिक क्रियाएं वो जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं उन्हें प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है, जैसे शिकार करना, भोजन संग्रहण करना, पशुचारण करना, मछली पकड़ना इत्यादि। अब आपको सेकंड छोटा सा क्वेश्चन बनता है, आखेट या भोजन संग्रहण कैसे कहा जाता है। आखेट या भोजन संग्रहण का मतलब होता है तत्कालीन वातावरण पर निर्भर रहना। जैसे आदिम समाज रहते थे, जो जंगलों से प्राप्त हो गया उसी को ले लिया, उसी से खा लिया। वो तत्कालीन वातावरण पर जो निर्भर रहते थे वो आखेट या भोजन संग्रह समुदाय कहलाते थे। उन जानवरों पर निर्भर करते थे जिनका उन्होंने शिकार किया है, और खाद्य पौधों को जो उन्होंने इकट्ठा किया है वो सिर्फ उसी पर निर्भर रहते थे। वो कोई रोजगार नहीं करते थे। आदिम समाज शिकार और इकट्ठा करने वाले मछली पकड़ने पर निर्भर करते थे। वो कठोर जलवायु परिस्थिति में प्रचलित सबसे पुराना व्यवसाय माना गया है। और भोजन, आश्रय और कपड़ों के लिए वो अधिकतर जानवरों पर निर्भर करते थे, और इसमें कम पूंजी की निम्न स्तर के टेक्नोलॉजी ज्ञान की आवश्यकता होती थी। इसलिए मनुष्य थे वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आखेट या भोजन संग्रहण करते थे। इसके जो क्षेत्र है, मैंने क्षेत्र भी बता दिए आपको। अमेजन कॉन्गो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का आंतरिक भाग इसके अंतर्गत आता था। इसमें निम्न अक्षांश के क्षेत्र भी आते थे। अब इसमें अगला क्वेश्चन तैयार करते हैं हम कि चलवासी पशुचरण किसे कहते हैं और वाणिज्य पशुचरण किसे कहा जाता है। कई बार चलवासी को घुमंतु पशुचरण भी कहा जाता है। भाई पशुपालन या घुमंतु पशुचरण। चरवाहे भोजन और परिवहन तथा आश्रय और कपड़ों के लिए जानवरों पर निर्भर रहते हैं। अपने पशुओं सहित एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं। जैसे जब बरसात का मौसम होता है या बर्फ पड़ने वाला टाइम होता है तो पहाड़ी स्थानों से मैदानी इलाकों में आ जाते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। आज भी कई जगहों पर घुमंतु पशुपालन होता है। प्रत्येक खानाबदोश समुदाय एक अच्छी तरह से पहचाने गए क्षेत्र में रहता है। विभिन्न प्रकार के जानवरों को उदासीन क्षेत्रों में रखा जाता है। सहारा और एशियाई रेगिस्तान भेड़, बकरी और ऊंट, और तिब्बत, याक, इंडीज, लामा, अंटार्कटिक क्षेत्र, हिरन, ये यहाँ के क्षेत्र हैं जहां पर आज भी घुमंतु पशुपालन होता है। इसके क्षेत्र हैं अफ्रीका का अटलांटिक तट, इसके माध्यम से फैले कोर क्षेत्र आते हैं। अरब प्रायद्वीप के मध्य चीन आता है। ये मैप में भरने वाले क्वेश्चन भी है और ये आपको पता भी होने चाहिए। दूसरा क्षेत्र यूरेशिया के टुंड्रा क्षेत्र में फैला हुआ है, और तीसरा क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका का और मेडागास्कर में पाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको पेपर आने तक मैं आपको मैप भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिखा दूंगी। तो ये है हमारे घुमंतु पशुचरण किसे कहा जाता था और उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं। अब अगला आता है वाणिज्य पशुपालन किसे कहा जाता है। वाणिज्य पशुपालन वो होता है, ये अधिक संगठित तरीके से होता है, ये पूंजी प्रधान होता है। इसमें स्थायी खेत होते हैं। इसमें उतने पशुओं को पाला जाता है जितना चारागाह वो निर्माण कर सकते हैं। बड़े क्षेत्र और पार्सल में विभाजित होता है। जानवरों को एक पार्सल से दूसरे पार्सल में ले जाया जाता है, और पशुओं की संख्या चारागाह की क्षमता के आधार पर रखी जाती है। पशु, भेड़, मवेशी, बकरी, घोड़े इत्यादि इसमें होते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाले चाहे वो मांस हो, चाहे खाल हो, चाहे दूध हो, या जो भी सामान होता है उसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना इत्यादि क्षेत्रों में डब्बा बंद करके बेचा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाता है। कृषि निर्वाह के प्रकार। अब आता है दूसरा टॉपिक आता है। अब सबसे पहले हमने प्राथमिक क्रिया में करा आखेट और भोजन संग्रह। दूसरा हमने टॉपिक करा चलवासी पशुचरण और वाणिज्य पशुचरण। तीसरा हम टॉपिक कर रहे हैं कृषि। कृषि किसे कहा जाता है। फसलों को काटा जाना और बोया जाना कृषि कहलाता है। कृषि दो प्रकार की होती है, आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि जिसे आदि मानव करते थे,
इसे स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि भी कहा जाता है। ये आदिम जाति के लोग यह कृषि करते थे। इसमें भूमि जोत छोटी होती थी और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक का प्रयोग ना के बराबर किया जाता था, और इसको उपजाऊ बनाने के लिए वनस्पति को काटा जाता था, उसको जलाया जाता था और उसकी राख को मिट्टी में मिलाया जाता था और भूमि को बार बार बदला जाता था। 5 साल बाद वे उसी भूमि पर वापस आ जाते थे। इसे उत्तर के पूर्वी भाग में झूमिंग कृषि, दक्षिण अमेरिका में मिल्पा और मलेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है इसमें से। अब आता है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वाह वो वाली होती है जिसमें अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है, पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, मशीनों का कम इस्तेमाल होता है और शारीरिक श्रम का उपयोग ज्यादा किया जाता है। खेत में खाद का उपयोग किया जाता है और प्रति यूनिट उपज अधिक करी जाती है, लेकिन प्रति श्रम जो होता है वो बहुत ही कम प्राप्त होता है। और दूसरी होती है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। उसमें तो चावल उगाया जाता है लेकिन इसमें चावल नहीं उगाया जाता, क्योंकि कई बार भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। उच्च आवाज, जलवायु, मृदा और अन्य भौगोलिक कारकों की विभिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्राय संभव नहीं हो पाता है। मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया में यह फसल उगाई जाती है। गेहूं, जौ, सोयाबीन, ज्वार की खेती है वो इसके अंतर्गत आती है, और भारत में गेहूं गंगा के मैदानों और पश्चिमी भागों में उगाया जाता है। फिर आती है वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि यूरोपीय लोग द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी। वृक्षारोपण को रोपण कृषि भी बोला जाता है। आपकी बुक में रोपण कृषि लिखा हुआ है। इसमें पौध लगाई जाती हैं, चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, पाम तेल, गन्ना, केला, इन सब की फसलें रोपी जाती हैं। और ये बड़ी संपदा, पूंजी प्रबंधकीय तकनीकी सहायता से खेती के वैज्ञानिक तरीके, एकल फसल विशेषज्ञता का सहारा लिया जाता है और इसमें बड़ी मात्रा में फसलों का उत्पादन किया जाता है। कहा जाता है कि ये फसलें थी जो अंग्रेज भारत में चाय के बागान और श्रीलंका, मलेशिया में रबड़ प्लांटेशन और वेस्ट इंडीज में गन्ना तथा केले के बागान लगाए गए थे। इसके बाद आती है आपकी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, इसमें बड़े पैमाने पर अनाज का उत्पादन किया जाता है। बड़े पैमाने पर अनाज का उत्पादन कैसे किया जाता है? मध्य अक्षांश की आंतरिक अर्धशुष्क भूमि गेहूं मुख्य फसल मानी जाती है। मक्का, जौ, जई, राई, इसमें ये फसलें उगाई जाती हैं। भूमि का आकार होता है वो बड़ा होता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है और प्रति एकड़ उपज, लेकिन प्रति व्यक्ति उच्च उपज प्रेरी, पंपास, वेल्डस, डाउन, कैंटेबरी मैदानों में मुख्यतः की जाती है। फिर अगला टॉपिक आता है डेयरी फार्मिंग। ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। डेयरी फार्मिंग किसे कहा जाता है? पशुपालन का सबसे उन्नत और कुशल प्रकार होता है। इसमें अत्यधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। पशु शेड, भंडारण सुविधाएं, मल्चिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। प्रजनन और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। अत्यधिक श्रम का उपयोग किया जाता है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है ताकि परिवहन का विकास हो सके और आसानी से उनका भंडारण किया जा सके। उसके बाद आती है भूमध्य सागरीय कृषि। इसे खट्टे फलों की कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अत्यधिक विशिष्ट वाणिज्यिक कृषि होती है। इसमें ये भूमध्य सागर के आसपास के देशों में की जाती है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो चिली है, दक्षिणी अफ्रीका है और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा कैलिफोर्निया में की जाती है। यह खट्टे फलों की कृषि के नाम से भी जानी जाती है और इसमें सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया जाता है अंगूर का उत्पादन किया जाता है। इसमें जैतून और अंजीर भी उगाए जाते हैं। इसमें उनकी अच्छी गुणवत्ता की शराब बनाई जाती है और फल और सब्जियां सर्दियों में उगाई जाती है, जिसकी यूरोप में काफी मांग होती है। फिर आती है बाजार के लिए सब्जी खेती कृषि। इसे ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारी मात्रा में सब्जी का उत्पादन किया जाता है और रात जो दिन भर सब्जियां टूटती हैं और रातों में ये फलों उस पर ट्रकों में लद के मंडियों तक पहुंच जाते हैं, इसलिए से ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। उसके बाद आती है आपका सहकारी कृषि। सहकारी कृषि कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बना लेता है और कृषि कार्य संपन्न करने लग जाता है। उसे सहकारी कृषि कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हैं, सहकारी रूप से कृषि की जाती है। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप से सहायता प्रदान करती है और यह सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हैं, सहकारी कृषि में कृषि की जाती है। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीजों की खरीद करने, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने और सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटाने के लिए की जाती है। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, सामूहिक कृषि।
उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। इसे कोल खहोज के नाम से भी जाना जाता है। कोल खहोज सोवियत संघ में से कोल खहोज कहा जाता था सामूहिक कृषि को। इसे तत्कालीन यूएसएसआर द्वारा पेश किया गया था। किसान अपने संसाधनों को भूमि पशुधन श्रम की तरह जमा करते हैं। एक छोटी सी भूमि को अपनी फसल उगाने के लिए अपने पास रखने की अनुमति होती है। सरकार द्वारा वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और सरकार उत्पादों की दरें तय करती है। अतिरिक्त उपज किसानों के बीच वितरित कर दी जाती है और किसानों को अपनी जमीन के लिए कर चुकाना होता है। सदस्यों को उनके काम की प्रकृति के अनुसार भुगतान कर दिया जाता है। और अब एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का इसमें से बनता है, खनन किसे कहा जाता है? खनन मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं देखी गई हैं। जैसे कि आपको पता ही है, लोह युग, ताम्र युग, पाषाण, वो लोह युग हो गया, कांस्य युग हो गया, ताम्र युग हो गया। जैसे तांबे का युग, कांसे का युग, लोह युग। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने और हथियार बनाने तक ही सीमित था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ है। निरंतर इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। खनन को प्रभावित करने वाले कई कारण हैं। सबसे पहला भौतिक कारण और दूसरा है इसका आर्थिक कारण। भौतिक कारण का मतलब होता है जहां खनिजों की उपस्थिति का तरीका देखा जाता है। अगर खनिज मूल्यवान निकल रहा है तो मतलब मूल्यवान तरीके, थोड़े विकसित तरीके इस्तेमाल करे जाते हैं। आर्थिक कारक, खनिजों की मांग, उपलब्ध टेक्नोलॉजी और पूंजी, श्रम और परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। खनन के 2 तरीके होते हैं। खनिज उत्पन्न होने की विधि के आधार पर खननों को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक सतही खनन जिसे कूप की खनन या भूमिगत खनन के नाम से भी जाना जाता है। एक धरातलीय खनन होता है। ये 2 तरीके हैं, पहला धरातलीय, दूसरा कूप की। भूमिगत शाफ्ट खनन, ऊर्ध्वाधर शाफ्ट से खनिजों की गहराई से निकाला जाता है और सतह पर भेजा जाता है। इसके लिए विशेष ड्रिल, लिफ्ट, ढुलाई, वाहन, वेंटिलेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। भूमिगत के लिए क्योंकि अंदर तक जाने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो विशेष प्रकार के वेंटिलेशन बनाए जाते हैं। यह विधि खतरनाक होती है। जहरीली गैस, आग, बाढ़ और केविंग की दुर्घटनाएं भी होती हैं। इसके लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। विकसित देश कम रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन विकासशील देश अधिक श्रम उपलब्ध कराने के कारण इसमें ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। और जो धरातलीय खनन होता है वो कम जोखिम भरा होता है और उसमें जो उत्पादन होता है वो कम मात्रा में निकाला जाता है, लेकिन भूमिगत खनन होता है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। तो ये है प्राथमिक क्रियाएं। अगर आप इतना भी क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें